आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई रिडक्शन जो था, रिडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और रिडक्शन में हम सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन हम पढ़ रहे थे। और हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन में हमने जो है सबसे पहले हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ एल्कीन। इसके बाद हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ एल्काइन। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वहाँ हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब एक बात समझने वाली है यहाँ पे। सबसे पहले हमने पढ़ा ठीक है भाई। नाउ वीडियो जो है वो प्रॉपर चल रही है, तो अब हम अपना टॉपिक को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। वैसे तो जब मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करता हूँ तो आपको पता ही है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। उनकी जो रेजोनेंस होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, और उनका जो रिडक्शन है या कहें तो उनकी केमिकल रिएक्शन है या कोई भी ऐसी रिएक्शन जिससे कि उनका एरोमेटिक कैरेक्टर पर कोई भी इफेक्ट पड़े, वो ऐसी रिएक्शंस को बहुत ही रेयरली करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसी रिएक्शंस में एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैं बहुत नॉर्मल सी आपको बात बताऊं, जब मैं रिडक्शन की बात करता हूं तो रिडक्शन का एक सीधा सीधा सा मतलब था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स कि जो रिडक्शन है वो क्या है, वो एक एडिशन रिएक्शन है। कैसी एडिशन रिएक्शन। और जो एरोमेटिक रिंग्स थी, एरोमेटिक रिंग्स नॉर्मली क्या देती थी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन क्यों कर लेते हैं ये, क्योंकि सब्सटीट्यूशन के होने से सपोज बेंजीन रिंग के पास यहाँ पे तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के प्लेस पे यहाँ पे कोई भी ग्रुप आया, मान लिया सपोज करो OH ही आया, तो OH ग्रुप का अगर सब्सटीट्यूशन हुआ है तो उस कंडीशन में यहाँ पर रिंग का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इसीलिए करते हैं क्योंकि जो ये रिंग है इसके पास जो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलेट करते थे, ये इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते थे और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे क्या करता था, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर लेता था। तो इसीलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो क्या था, वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब हम रिडक्शन की बात करेंगे ना तो एक्चुअल में एक बात समझना कि जो रिडक्शन है वो रिडक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एरोमेटिक रिंग्स का। नॉर्मली जैसे जब हमने पढ़ा था एल्कीन का रिडक्शन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्काइन का रिडक्शन, तो इनका रिडक्शन तो बहुत ईजिली हो रहा था। मैंने कहा था कोई भी ट्रांजिशन मेटल ले लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आपका सिंगल में चेंज हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल में चेंज होगा फिर सिंगल में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ रहे थे, यानी कि फाइनली क्या होना है, फाइनली आपका जो मॉलिक्यूल जो चेंज होना है वो सेचुरेटेड में चेंज होना है, ठीक। तो जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ये कोशिश यही करता है, ये अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है और इसको जब तक
डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, पाई बॉन्ड्स दिखते हैं, तब तक ये उस पर हाइड्रोजन, उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कराएगा। ठीक है, बट क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग है, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन, ठीक है ना, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, दोनों के दोनों एरोमेटिक नेचर के, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिक नेचर जो होती है वो किसकी वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह से। तो इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है, उस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इनकी जो एनर्जी है, इनके अंदर एक रेजोनेंस एनर्जी होती है। और रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, रेजोनेंस एनर्जी होती थी कि जब किसी एरोमेटिक रिंग की जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगी और जो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, उनका जो एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर और एक उसकी जो मोर स्टेबल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती है, उसका डिफरेंस होती थी। यानी कि रेजोनेंस एनर्जी, हम उस एनर्जी को बोलते थे जिस एनर्जी के डिफरेंस से कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबलाइज करेगा। अब एक बात समझो, स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी कम होगी, समझ रहे हो ना। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो एक तरह से जितने अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी होती है ना, तो उतनी कम एनर्जी होती है उस मॉलिक्यूल की, क्योंकि एनर्जी कम है तभी तो वो स्टेबल है। ठीक है ना, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड की, तो हम बात करेंगे यहाँ पे बेंजीन की, बेंजीन के अलावा नेफ्थलीन की, ठीक है ना, ये हम बात करेंगे। तो जो बेंजीन था, बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती थी, 36 किलो कैलोरी पर मोल, और इसके लिए होती थी 29 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी एक्चुअल में पर रिंग होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो बेंजीन के लिए जब मैं रिंग की बात इसकी बात करूंगा रेजोनेंस एनर्जी की, तो ये इतनी एनर्जी से ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबलाइज होता है। ठीक, ये एनर्जी की जो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो कि जो अमाउंट इस बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज करती है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसका रिडक्शन करना है। तो देखो रिडक्शन तो यहाँ पे दो तरह से हो सकता है। जब मैं बेंजीन रिंग का रिडक्शन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 पाई बॉन्ड है। क्या है, 3 पाई बॉन्ड। अब एक बात समझो, जब पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, तो हमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए। तो एक बात समझो, अब ये हम कैसे कराएंगे वो बात की बात है, पहले हम बात करें रिडक्शन जब होगा। तो अगर बेंजीन रिंग आपका यहाँ पर सारे के सारे पाई बॉन्ड का रिडक्शन हुआ है, तो बेंजीन रिंग चेंज होता है साइक्लोहेक्सेन में, बेंजीन रिंग चेंज हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। बट अगर मान लिया ऐसा हो जाए, जो कि होता है, ऐसा कुछ रिएजेंट हमारे पास ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई भी एक डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी एक डबल बॉन्ड ऐसे रिड्यूस हो, ठीक है ना, तो ये दोनों में से कोई सी भी कंडीशन होगी, इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 4 रिडक्शन, पार्शियल में 2 कंडीशन बनती है, और ये होता है आपका 1 2 रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मली 2 पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट रिडक्शन और पार्शियल रिडक्शन। तो देखो, जो ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये रिडक्शन करेगा नहीं, और करेगा तो कंप्लीट करेगा। जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, अगर रिएक्टिविटी रिएजेंट की इतनी हाई है कि वो बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग के डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सके, तो वो सारे डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। या फिर अगर वो उतना ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, तो उस कंडीशन में वो किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक, तो अब एक बात ध्यान रखना, जो ये बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग, ठीक, जब मैंने आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बताया था, तब तो आपने क्या किया था, निकिल पीटी पीडी सभी ले लिए थे आपने, है ना, पीटी पीडी सब ले लिए थे। बट यहाँ पे क्या होगा, जो एरोमेटिक रिंग के लिए बात करेंगे आप,
एरोमेटिक रिंग के लिए जब मैं बात करता हूँ, तो एरोमेटिक रिंग के लिए जो बेस्ट कैटलिस्ट होते हैं वो होते हैं आपके प्लेटिनम, रोडियम, रुथीनियम। इसके अलावा निकिल। निकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। निकिल क्या है? निकिल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। निकिल का यूज हम मेनली तब करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम यूज करते हैं इस प्रोसेस को। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, जब मेरे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग से जब मैं रिडक्शन करता हूँ H2PTC, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। इसके अलावा और भी यहाँ पे रिएजेंट हो सकते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे था CH3 दोनों तरफ, तो साइक्लोहेक्सेन के पास आपको मिल जाएगा 1,4 पे दोनों CH3। दैट मीन्स कि जो रिएजेंट है यहाँ पे आप H2 के साथ RU ले सकते हैं। C4, ये C जो है ना, ये C चारकोल है, ठीक है ना। ये चारकोल जो है ना, यही मेन काम करता है एडजॉर्प्शन का, ठीक है। तो भाई अब इसके अलावा एक और रिएजेंट होता है H2PTO2, H2PTO2, और इसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया होगा, एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है, ये भी जो आपका एरोमेटिक रिंग है, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड, तो इसको साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सॉरी, साइक्लोहेक्सेनोइक थोड़ी ना कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे वन पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन और वन कार्बन काउंट होगा आपका साइक्लोहेक्सेन वन ओइक एसिड, ठीक है। तो भाई ये जो था, मेनली हमने ये मेटल्स यूज की थी। यहाँ पे RU कर सकते हैं, रोडियम दैट मीन्स RH कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैंने आपको और बताई है कि अगर मुझे एक बहुत लार्ज स्केल पे, अगर मुझे एक बड़े लार्ज स्केल पे इसको यूज करना है, मतलब लार्ज स्केल पे अगर मुझे रिड्यूस करना है, तो उस कंडीशन में क्या यूज करता हूँ? उस कंडीशन में मैं निकिल यूज करता हूँ, OH CH3 H2 निकिल, ठीक है। हाँ, ट्रांजिशन मेटल भी एडजॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है ना। ट्रांजिशन मेटल जो है वो एक सरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक। अब भाई जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था, उसमें कोई यहाँ पे आपको एक चीज पता ही होगी, जब मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा, तो हमने इसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मैकेनिज्म पढ़ी थी, और यहाँ पे जो H2 का एडिशन होता था वो क्या होता था? सीन एडिशन, बट नॉट 100%, नॉट 100%, ठीक है ना। दैट मीन्स द रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव। तो ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस कैसा था? स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। तो ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, ठीक है। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अगर आपका बेंजीन रिंग नॉर्मल है, बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के है, तो नॉर्मली आप उसका एडिशन कर सकते हैं। बट जब एरोमेटिक रिंग के पास, अगर मान लिया जाए कि एरोमेटिक रिंग के पास
कोई सब्स्टिट्यूशन आ रहा है एरोमेटिक रिंग के पास, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जब मैं उसका हाइड्रोजनेशन करता हूँ, तो हाइड्रोजनेशन करने पे या तो ये तीनों, जब क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर। बट जब रिडक्शन हो जाएगा तो रिडक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो अब यहाँ पे जो ये CH3 आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक बात समझना, जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा तो मैंने क्या कहा, मोस्टली वो क्या होता है, सेम साइड से। तो अगर सारे के सारे H आएंगे तो या तो सारे अबाउ द प्लेन आएंगे या सारे बिलो द प्लेन आएंगे। तो अगर वो सभी अबाउ द प्लेन आए तो यहाँ पे सारे के सारे CH3 कैसे जाएंगे, बिलो द प्लेन। मतलब आप किधर से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात ये। तो अब ये जो मॉलिक्यूल आपका था, इस मॉलिक्यूल के अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाएंगे, दैट मीन्स कायरल सेंटर, ठीक है ना। जो ये वाला सेंटर है ये भी कायरल, ये वाला सेंटर है ये भी कायरल, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर बनते हैं, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रहेगा वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब, ठीक। तो ये जो एक नोट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे इसके केस में, इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग, इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग बोलो, इन केस ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, aromatic ring does not give partial रिडक्शन। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एरोमेटिक रिंग के साथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होगा वो पार्शियल रिडक्शन नहीं करता, या तो वो रिडक्शन करेगा नहीं, और अगर करेगा तो फिर वो कंप्लीट रिडक्शन करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो रिएक्शन था ये नॉर्मल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था, पर असल में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है, ये बनता है एल्काइन के केस में। एल्काइन के केस में आप इसको जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब जब मैं एक सेकंड रिएजेंट, नेक्स्ट रिएजेंट मैं यूज करता हूँ, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिडक्शन के लिए वैसे भी आपको ज़्यादा रिएजेंट नहीं मिलते, मेनली 2-3 रिएजेंट ही मिलते हैं, जिनमें से एक आपने पढ़ चुके हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और दूसरा होगा एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। तो ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था ये कंप्लीट रिडक्शन करता था, और जो हम दूसरा पढ़ेंगे अभी, एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, वो करेगा पार्शियल रिडक्शन। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट रिएजेंट जो हमारा रहेगा आज का, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, एक मिनट में। तो नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा एल्कली मेटल इन लिक्विड NH3। आपने ये जो एल्कली मेटल था ये आपने एल्किन के केस में भी पढ़ा, एल्काइन के केस में भी पढ़ा, और अब एरोमेटिक के केस में भी पढ़ेंगे। बट जो एरोमेटिक के साथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है, इसका नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका नाम है
बर्च रिडक्शन, जब आप एरोमेटिक रिंग का, एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन, जब आप किसी भी एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन करते हैं किसके साथ, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल फॉर एग्जांपल Na इन लिक्विड NH3, एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, इसके साथ रिडक्शन करते हैं, तो ये जो एरोमेटिक रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग थी, ये बेंजीन रिंग आपको पार्शियल रिडक्शन करता है। क्या करता है ये, पार्शियल रिडक्शन, ठीक है ना। इसको मैं 1 2 3 4 1 4 रिडक्शन भी बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हर एक पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन तो होता ही है, हर एक पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। बट जो 1 2 3 4, जो 1 और 4 पोजीशन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो 1 और 4 पोजीशन है, ये रिड्यूस्ड पोजीशन होगी, और 2 3 5 6 ये क्या होंगी, नॉन रिड्यूस्ड पोजीशन। तो ये जो पार्शियल रिडक्शन था, इस पार्शियल रिडक्शन को ही मैं बोलता हूँ बर्च रिडक्शन, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। होमोजीनियस रिएजेंट नहीं करते ये रिडक्शन, देखो एक्चुअल में होमोजीनियस रिएजेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, कुछ रिएजेंट हैं, ठीक है ना, बट हम एक लिमिटेड हमें सिलेबस दिया गया है जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अभी जो हमारी अप्रोच है, जो हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहाँ पे जब हमने एल्किन के लिए पढ़ा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस कैटालिसिस का हो या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का हो, या होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन, हेट्रोजीनियस हाइड्रोजिनेशन, तो हम हाइड्रोजिनेशन पढ़ रहे थे इन केस ऑफ एल्कीन। तो जो एल्कीन के केस में जब हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा, तो हमने वहीं पे बात की केवल उसकी, अदरवाइज ऐसे काफ़ी रिएजेंट हैं जो कि एल्काइन का भी रिडक्शन करेंगे और एरोमेटिक रिंग का भी रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि होमोजीनियस नहीं करते, होमोजीनियस भी करेंगे, ठीक। और बताओ, और कोई सवाल, और कोई बात हो तो बताओ इसके अलावा। ओके, ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ये जो बर्च रिडक्शन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसका बर्च रिडक्शन का। और ये जो बर्च रिडक्शन था, ये आपका नेट और गेट और जैम तीनों ही पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MSc के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बट नेट गेट और जैम, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करना, ये जो टॉपिक मैं बोलता हूँ ना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को आप एक अलग साइड बाय साइड उन्हें एक पेज पर लिख लें, तो फिर बाद में जब पेपर देखेंगे, और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना, आपको हर पेपर के अंदर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है। और इससे तो आता ही है, ऑल्टरनेट ईयर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बर्च रिडक्शन से, ठीक है भाई। चलो जी, नेक्स्ट है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा ठीक, कहाँ थे हम, बर्च रिडक्शन पे, और मैंने कहा जो बर्च रिडक्शन था, बर्च रिडक्शन जो था वो पार्शियल रिडक्शन था, पार्शियल रिडक्शन था एरोमेटिक रिंग का, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। अब भाई जो पार्शियल रिडक्शन हुआ है वो क्या होता था, 1,4 एडिशन, ठीक है ना। अब कैसे होगा ये चीज़ मैं आपको बता दूं, तो जो रिएजेंट होता है बर्च रिडक्शन के लिए,
रिएजेंट। रिएजेंट क्या था? एल्कली मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम, लिथियम या फिर पोटेशियम। एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, और इसी के साथ में था प्लस में कोई भी एल्कोहल ले लो, ठीक है ना, प्रोटिक सोलवेंट ले लो या ठीक। एल्कोहल हम कौन सा ले सकते हैं? इथेनॉल ले सकते हैं, प्रोपेनॉल ले सकते हैं, फिर ब्यूटेनॉल ले लो, कोई भी एल्कोहल ले लो, ठीक है ना। क्योंकि एल्कोहल आपको पता है क्या चीज़ है वहाँ पे, जब ये सोडियम एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया जब ये रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्या बनता था, कौन सी मैकेनिज्म थी? रेडिकल एनायन। क्या बनता था वहाँ पे? रेडिकल एनायन। तो देखो भाई इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ये रिएक्शन करता है। ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका था कि जब Na को मैं NH3 के अंदर डिजोल्व करता हूँ तो Na क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके N मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये Na था ये कैटायन के फॉर्म में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो NH3 जो है वो उसके सराउंडिंग घूमता रहता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते थे? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर, तो ब्लू कलर होता है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यूवी विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। क्या करेगा ये? यूवी विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसी वजह से कलर शो करता है, ठीक। तो भाई अब यहाँ पर तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन था हमारा ये तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। तो होता क्या है, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग के पास आता है, ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो ये सोल्यूशन था हमारा, उससे पहले ये जो बॉन्ड थे, ये आपका बॉन्ड जो है रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक बार, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पर मैं बता चुका ये मैकेनिज्म कि एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया किस तरह से काम करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपका एक तरफ जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका था, ये इलेक्ट्रॉन आपका बनाएगा कार्बन आयन, और यहाँ पर बनता है आपका रेडिकल। अब एक बात समझो, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एक तरह से इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कोशिश करेंगे एक दूसरे से दूर जाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि ये जो फ्री रेडिकल था, ये फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब जो एक रेडिकल एनायन बना है, रेडिकल एनायन, ठीक है ना, ये रेडिकल एनायन यहाँ से क्या करता है, C2H5OH, ये यहाँ से इस H को ले लेगा। कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है उससे क्या करता है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। अब जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी था, एक और हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से वही सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर से यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बन आयन। यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन थे, ठीक। अब ये फिर से कार्बन आयन बना है, और ये जो कार्बन आयन है ये फिर से प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ वहाँ से क्या करेगा, H को एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये H को एक्सेप्ट करेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 और 4 पोजीशन है उस पर रिडक्शन हुआ है, यानी कि 1 और 4 पोजीशन जो है वो रिड्यूस्ड पोजीशन है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 1-4 रिडक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, 1-4 रिडक्शन। समझ आई बात ये जो हो जाएगा 1-4 रिडक्शन हो जाएगा, और इसी रिडक्शन को हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। पहले मैंने आपको केवल ये बताया था बर्च रिडक्शन, बट आज मैं इसकी सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम एरोमेटिक ड्रिंक्स का रिडक्शन पढ़ेंगे, तो हम सारी कंडीशन पढ़ेंगे कि जब इसके पास डोनेटिंग ग्रुप होगा, विड्रोइंग ग्रुप होगा, या दोनों ही ग्रुप होंगे, तो किन कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आई, मुझे यहाँ तक बताया पहले एक बार।
अगर भाई यहाँ तक क्लियर है तो बताएं मुझे, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ, कोई भी देखो, एक बात समझो, कोई भी जा सकता है, ठीक है ना। मेन चीज है, मेन चीज क्या है कि दोनों जो है वो कोशिश करेंगे एक दूसरे से दूर जाने की, ठीक है ना। मेन चीज क्या है कि दोनों जो है वो कोशिश करेंगे एक दूसरे से दूर जाने की, ठीक। और होता तो क्या है, मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, होता यही है कि जब ये दोनों के दोनों रेडिकल यहाँ पे बनते हैं ना, जब दोनों रेडिकल बनते हैं, देखो एक बात समझो यहाँ पे, एक्चुअल में जब ये दो रेडिकल यहाँ पे बने थे ना, तो ये दोनों रेडिकल कहाँ बने थे, यहाँ पे। जब ये दोनों रेडिकल यहाँ पे बने थे, तो ये रेडिकल दोनों के पास, दोनों एलाइलिक फ्री रेडिकल हैं, दोनों क्या हैं, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो दोनों ही कोशिश क्या करेंगे कि अपने रिपल्सन को कम करने के लिए, नॉर्मली क्या होता है, रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। बट अगर रेडिकल आपका कॉन्जुगेशन में है, ठीक है ना, तो कॉन्जुगेशन में वो क्या करेगा, वहाँ पे दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। ये रेडिकल आपका यहाँ रहेगा और ये रेडिकल आपका यहाँ चला जाएगा, फिर इसके पास कार्बन आयन बन जाएगा। तो आप किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसका कोई एग्जैक्ट ये प्रूफ नहीं मिलता, एग्जैक्ट ये प्रूफ नहीं मिलता कि पहले रेडिकल जो है वो एक दूसरे से मैक्स दूर जाएंगे या पहले कार्बन आयन बनेगा, ठीक है। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बस। और हमें, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे दिखते हैं, तो उसी कंडीशन में आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होती है, ठीक। ये है इसका मेन रीजन। और बताओ। ठीक है भाई। आगे चलते हैं इसमें हम। अब एक बात समझो, व्हेन सब्स्टिट्यूटेड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन सब्स्टिट्यूटेड aromatic ring, when substituted aromatic ring are in बर्च रिडक्शन, जब बर्च रिडक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग होंगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखो भाई, सब्स्टिट्यूटेड रिंग की दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो वो रिंग जिनके पास ऐसे ग्रुप हों जो कि रिंग को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी वो रिंग, यानी कि एक तो होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपको केवल दो कंडीशन डिस्कस करनी है, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे। बेंजीन रिंग के पास अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो COOH, तो एक ऐसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ OCH3 या फिर CH3 या फिर O, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ पे NR2, बल्कि NH2, ठीक है ना। तो ये जो है, ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एक बात बताओ कि ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन होने से
क्या इफेक्ट पड़ेगा इस रिएक्शन पे, तो वो हम इस रिएक्शन से ही समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म से समझ में आएगा आपको। देखो अगर मैं डायरेक्ट बताऊं आपको, तो डायरेक्ट तो आप ये समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल बी एट रिड्यूस्ड पोजीशन, एंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप will be at non reduced पोजीशन। क्या मतलब है इसका, ये समझते हैं। देखो भाई एक बात समझते हैं, अगर मान लिया जाए ये बेंजीन रिंग है और इसके पास OCH3 ग्रुप है, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया के साथ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होगा क्या कि वही सेम आपका बॉन्ड जो है वो क्लीव होगा, रेडिकली क्लीव होगा। और जब रेडिकली बॉन्ड क्लीव होगा तो होता क्या है यहाँ पे, OCH3। अब यहाँ पे इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आपका आएगा, एक बात समझो, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाने की दो पॉसिबिलिटी है, वो इसके पास भी जा सकता है और वो इसके पास भी जा सकता है। ये पाथ 1 हमने मान लिया, ये पाथ 2 मान लिया। अगर इलेक्ट्रॉन पाथ 1 के थ्रू जाएगा, ठीक है ना, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे, OCH3 माइनस। और अगर वो पाथ 2 के थ्रू गया, ठीक है। तो अब एक बात देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो पाथ 2 के थ्रू जो बना है प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो बना है कार्बन आयन, उसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज के पास ऑक्सीजन एटम है। हालांकि ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट होगा स्ट्रॉन्ग, बट उसी के साथ साथ इसके पास नॉन पेयर्स भी हैं जो कि उसको काफ़ी अनस्टेबल कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा है। जबकि OCH3 ग्रुप यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज दूर है, नेगेटिव चार्ज कभी भी इसके पास डायरेक्ट नहीं आएगा और इसके लोन पेयर्स इसको रिपेल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि डोनेटिंग ग्रुप वाली कंडीशन में, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप वाली कंडीशन में जो कार्ब एनायन बनेगा वो कहाँ बनेगा आपका, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पाथ जो है हम इसको चूज नहीं करेंगे, ठीक। तो अब इस पाथ से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पाथ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो ये रेडिकल था, ये रेडिकल तो आपका रेजोनेंस में चला जाएगा, OCH3, यहाँ पे कार्बन आयन और यहाँ पे बन गया आपका रेडिकल, ठीक है। अब ये कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट जो मैंने आपसे कहा था एल्कोहल, उससे क्या करेगा, ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। और जब प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा OCH3, यहाँ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का खास तौर पर ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड आपका कहाँ आ रहा है, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे रेडिकल था, फिर से जो इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास अटैक करेगा नेगेटिव रेडिकल के पास, और यहाँ पर बन जाएगा आपका OCH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से C2H5OH, ठीक, इसको प्रोटॉन दे देगा ये, और ये यहाँ पे बन जाएगा आपका OCH3, डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो हमने बात की किसकी, जब डोनेटिंग ग्रुप था, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड एट द रिंग। अब हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। देखो विड्रॉइंग ग्रुप फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर रिंग के पास COOH ग्रुप था, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
लिथियम इन लिक्विड NH3, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे रेडिकली क्लीव होगा, और जब रेडिकली क्लीव होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, दोनों पाथ हैं, ठीक है ना। अब ये जो COOH ग्रुप था ये कैसा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसके साथ हमारे पास दो पाथ हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पाथ हमारा क्या था, फर्स्ट पाथ हमारा क्या था, यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वाले पाथ के थ्रू जब जाएगा तो यहाँ पे हमारा था COOH, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ रेडिकली रहेगा, ठीक। और जब सेकंड वाले पाथ के थ्रू जाएगा तो भाई जो हमने पहले बताया ना डोनेटिंग के केस में, मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करूँगा, उसमें कुछ थोड़ा सा हमने जो वहाँ पे डायरेक्शन दी है ना उसको गलत दे दी है, अभी बात करेंगे उसके बाद में, पहले इसको देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जो सेकंड वाला पाथ है, सेकंड वाले पाथ के केस में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसके पास, ठीक है। जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, नेगेटिव चार्ज, यहाँ बनेगा रेडिकल। तो अब एक बात समझो, इन दोनों पाथ में, क्योंकि जो COOH था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबल करता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज हमेशा प्रेफर करेगा कि मैं COOH के पास जाऊं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेडिकल है, ये जो इंटरमीडिएट है, ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो सेकंड वाला पाथ यहाँ पे सेलेक्ट हम नहीं करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक। तो इस कंडीशन में जो ये रेडिकल था, यहाँ पे तो बना नेगेटिव चार्ज, और ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल आपका कॉन्जुगेशन मार्क है, यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कोई भी प्रोटिक सोलवेंट क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा। अब देखो जिस पोजीशन पे, एक बात समझ लेना, इसको मैं बोलता हूँ इप्सो सब्स्टिट्यूशन या इप्सो एडिशन, ठीक है ना। ये इप्सो अटैक होता है, इसको मैं इप्सो अटैक बोल, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप कोई रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इप्सो अटैक। इप्सो हम उसको बोलते हैं जब बेंजीन रिंग के पास किसी भी पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, सपोज करो C2H5 जुड़ा हुआ है, तो ये वाली जो पोजीशन है इसके पास कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, ये वाली पोजीशन होती है नॉन हाइड्रोजन पोजीशन होती है, नॉन हाइड्रोजन। तो इसलिए इस पोजीशन को मैं बोलता हूँ इप्सो पोजीशन, इप्सो पोजीशन। अब इस पोजीशन के पास कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो, एडिशन हो, या फिर कोई अटैक हो, उसको मैं बोलता हूँ इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इप्सो एडिशन, या फिर इप्सो अटैक, ठीक है। तो भाई अब हमने यहाँ पे क्या बात की, तो यहाँ पे जो इसके अंदर था, इप्सो अटैक होने के बाद यहाँ पे COOH और H, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे रेडिकल। अब कुछ नहीं काम बचा इसमें, फिर से वो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आ जाएगा, COOH, और यहाँ पे आपका बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर ये प्रोटिक सोलवेंट C2H5OH उससे प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, और प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के बाद पैरा पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और जो ये वाला था, अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूँगा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि ये जो था हमारा, ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बना था, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर मैंने कहा ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। तो हम जो आगे बढ़े हैं ना वो पाथ 2 के थ्रू बढ़े हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारा उससे दूर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला पाथ 2 है और ये वाला जो है ये पाथ 1 था। तो पाथ 1 के थ्रू रिएक्शन नहीं होगी और पाथ 2 के थ्रू हम आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर डोनेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ग्रुप से दूर रहेगा। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप था, यहाँ पे क्या था, ये देखो यहाँ पे क्या था ग्रुप, ये विड्रॉइंग ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके पास रहेगा। ठीक, पहले ये बताओ यहाँ तक समझ आई बात? ये यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ आई? बताओ वही। स्वर्णिमा, अंशिका, ज्योति। आज भारत सर नहीं देख रहे क्लास? चलो जी, तो अब इसमें मैं हम जो कंक्लूजन लेने वाले थे इन दोनों के बेसिस पे, देखो एक बात समझो यहाँ पे, ये जो आपका मॉलिक्यूल था ये डोनेटिंग वाला था, ठीक है ना, और ये जो ग्रुप था ये विड्रॉइंग वाला था, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, और ये जो यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। तो एक बात समझो यहाँ पे, जो कंक्लूजन हमें मिला है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप में वहाँ प्रोडक्ट मिला था ये जो था ये प्रोडक्ट मिला था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में, और ये जो प्रोडक्ट था ये हमें मिला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में, ठीक है। तो अब एक बात समझ लो कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या है, रिडक्शन कहाँ हुआ है, ऑर्थो पे और मेटा पे। रिडक्शन कहाँ हुआ है, ऑर्थो पे और मेटा पे। इसमें कहाँ हुआ है, इप्सो पे और पैरा पे। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, डोनेटिंग ग्रुप के केस में रिडक्शन कहाँ होगा, ऑर्थो मेटा पे, और विड्रॉइंग ग्रुप के केस में रिडक्शन कहाँ होगा, विड्रॉइंग ग्रुप के केस में इप्सो और पैर पे, ठीक है। एक चीज और, जब डोनेटिंग ग्रुप होगा तो डोनेटिंग ग्रुप, देखो रिडक्शन कहाँ हुआ था, ऑर्थो पे हुआ था और मेटा पे हुआ था, बट जो ग्रुप था वो ग्रुप कहाँ था, इप्सो पोजीशन पे, जो पहले वाली पोजीशन थी। यानी कि ये वाली पोजीशन कैसी थी, नॉन रिड्यूस, ठीक है ना, कैसी थी ये, नॉन रिड्यूस। बट जब विड्रॉइंग ग्रुप था तो विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जब रिडक्शन हुआ तो विड्रॉइंग ग्रुप इप्सो पोजीशन पे था और रिडक्शन भी इप्सो पोजीशन पे ही हुआ था। इसका मतलब क्या है कि विड्रॉइंग ग्रुप आपको हमेशा वहां मिलेगा जहां पे के रिडक्शन हुआ होगा। विड्रॉइंग ग्रुप विल ऑक्यूपाई रिड्यूस्ड पोजीशन, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या थे, अब ये समझ लो कि अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ था, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में क्या हो रहा था, ऑर्थो मेटा रिडक्शन, ठीक है। ऑर्थो ऑर्थोमेटा रिडक्शन होगा, और ऑर्थोमेटा रिडक्शन जो होगा वो ऑर्थोमेटा रिडक्शन में एक चीज और भी है यहाँ पे डोनेटिंग के केस में, जो डोनेटिंग ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल ऑक्यूपाई नॉन रिड्यूस्ड पोजीशन। इस पे क्वेश्चन आता है इन्हीं पॉइंट पे, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब अगर मान लिया हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इप्सो पैरा रिडक्शन, ठीक है, इप्सो पैरा रिडक्शन होगा। हाँ, भारत सर का बड़ा ध्यान कर रही, इप्सो पैरा रिडक्शन, ठीक है ना। और इप्सो पैरा रिडक्शन जब होता था और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑक्यूपाई रिड्यूस्ड पोजीशन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा।
अगर समझ आ गया है तो क्लियर करें, मुझे अभी बताएं कि यहाँ तक का क्लियर है। ऑलमोस्ट कंप्लीट ये जो था ये है, ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है ना, आपको केवल ध्यान रखना है कौन कौन से ड्राइंग ग्रुप और कौन कौन से डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, एक कंडीशन और बताऊंगा। एक कंडीशन और ये है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर विड्रॉइंग भी और डोनेटिंग भी दोनों ग्रुप एक साथ हों, अगर एरोमेटिक रिंग के अंदर विड्रॉइंग भी और डोनेटिंग भी दोनों ग्रुप एक साथ हों, तो क्या होगा? पहले यहां तक कंफर्म कीजिए, यहां तक का आप क्लियर है? ओके, और कोई? तुम्हारी जो लाइव क्लास है ना, ये बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्पॉन्स तुम्हारा बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा। या तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर तुम कुछ पढ़ना नहीं चाह रहे, है ना? अब तुम्हारी पेपर से पहले क्लास बंद। ठीक है ना, बहुत पढ़ लिए तुम लोग, अब तुम खुद से पढ़ लो। अच्छा, ज्योति, और कौन है तुम्हारे अलावा? मतलब अगर तुम्हारी क्लास तुम्हें नहीं मिलती है तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है ना? और जब तुम्हें क्लासेज मिलने लगती हैं तो फिर तुम्हें लगता है कि चलो यार बाद में देख लेंगे। कल से मैं शेड्यूल शिफ्ट कर दूंगा। इस टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी क्लास ना लूँ, बीएससी फाइनल की क्लास शिफ्ट करेंगे यहाँ पे फिर। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है वो नॉट वर्थ। चलो एक लाइन में देख लो बस, फटाफट से मैं आपको बता रहा हूँ। एक लास्ट कंडीशन कि अगर मान लिया टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अगर मान लिया रिंग के पास OCH3 और COOH दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो आपको कोशिश हमेशा ये करनी है, आपको कोशिश हमेशा ये करनी होगी कि भाई आपका जो ग्रुप है, जो विड्रॉइंग ग्रुप था, जो विड्रॉइंग ग्रुप था वो आपका कहाँ पे रहेगा? रिड्यूस्ड पोजीशन पे। और जो डोनेटिंग ग्रुप है ये आपका नॉन रिड्यूस्ड पोजीशन पर रहेगा। ठीक है ना, तो एक बात समझ लो कि अभी जैसे कि मान लिया मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे ये वाला, तो इस एग्जांपल के अंदर जब हम बात करेंगे यहाँ पे लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास दूंगा फिर तुम्हारा जो है, जो भी टॉपिक है वो रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, लाइव नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लाइव क्लास का बेनिफिट तभी है जब उसमें बच्चे ऐड हों, या फिर कम से कम उनकी क्वेरीज या कोई भी चीज़ हो। नॉर्मली मैं कोई भी रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो आप लोग कर लेंगे उसको। ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लास देंगे तुम्हें, बस उन्हीं को देख लेना। ठीक, तो जब यहाँ पर रिडक्शन होगा तो ये चेक करो यहाँ पे कि क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए कि जो आपका ये COOH है ये तो आपका रिड्यूस्ड पोजीशन पे आ जाए। ठीक है ना, और OCH3 आपका नॉन रिड्यूस्ड पे आ जाए, तो दिस इज द प्रोडक्ट। बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, अभी जैसे कि यहाँ पे ये था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
तो जब विड्रॉइंग ग्रुप के केस में हमने बात की थी, तो विड्रॉइंग ग्रुप के केस में मैंने आपको बताया था कि विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा कहाँ रहेगा, रिड्यूस्ड पोजीशन पे, ठीक है ना। ये कहाँ रहेगा, रिड्यूस्ड पोजीशन पे। रिड्यूस्ड पोजीशन का मतलब है जिस पोजीशन पे रिडक्शन हो रहा था, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये वहाँ रहेगा, ये वहाँ रहेगा जहाँ पे कि आपका रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रही बात। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, बस। इसके अलावा चाहो तो एक एग्जांपल और देख सकते हैं। मान लिया अगर अगर यहाँ पे रिंग के पास दोनों ही डोनेटिंग ग्रुप हैं, ठीक है। अगर रिंग के पास दोनों ही डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि बोथ ग्रुप विल बी प्रेजेंट एट नॉन रिड्यूस्ड पोजीशन, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है इसके अंदर? हाँ जी, चेक करके बताओ मुझे एक बार। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेगी ओ सी एच थ्री, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और जो ये वाले दो डबल बॉन्ड थे, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड भाई, ना ना ना, दोबारा से देखो इसको। यहाँ पे था ओ सी एच थ्री और यहाँ पे था ओ सी एच थ्री। मैकेनिज्म आपको करनी नहीं है, तो आपको केवल ये अरेंज करना है। आपको केवल यहाँ पे ये अरेंज करना है कि भाई जो ये दोनों सी एच थ्री हैं। अब एक बात देखो, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहीं पर रखूँ और ये वाला जो डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड इधर लगा दें, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। समझ आई बात। बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बर्च रिडक्शन, ठीक है। एक बात और समझ लेना इसमें, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि अगर रिंग के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज रहेगा, यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप के केस में रिएक्शन जल्दी होगी। और अगर रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा, ठीक है। आज तो भारत सर ने ज़्यादा समझ लिया केमिस्ट्री। भारत सर लाइव क्लास कर रहे हैं। ठीक है भाई, बताओ कोई और समस्या हो तो। टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, कोई और बात हो, कोई और बात पूछनी हो आपको तो बताओ। ओके। और कुछ?
मुश्किल है भाई असल में। रिडक्शन की मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा फिर अब से, क्योंकि लाइव क्लास का बेनिफिट भी तो तभी है ना जब भाई सामने से क्वेश्चन पूछने वाले हो। अब मैं अगर मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद से ही बात करता रहूँ तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो मैं अपना आप से रिकॉर्ड करूंगा किसी भी टाइम और आप लोगों को मैं भेज दूंगा। समझ आ रहा ना? तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि अगर दो बच्चे तुम्हारे क्लास के हैं और बाकी सब बीएससी सेकंड ईयर के फाइनल के पढ़ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है। और कोई बात हो बताओ। एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन भाई? ज्योति, अगर तुम लोगों को लाइव की जरूरत ही नहीं है, अगर आप लोगों को लाइव की जरूरत नहीं है, तुम लोग किसी भी टाइम देखना है तो फिर तुम लोग देख सकते हैं भाई, ठीक है ना।